अगर बृजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं टाइट लिप्ड रहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, जब सही समय आएगा तब मैं इसमें कुछ कहूँगा, तो लोगों को लगने लगता है कि क्या ये बड़ा सुनियोजित तरीके से और बड़े लोगों की मिली भगत के साथ ये सब हो रहा था क्या, और ये आज भी लोगों के जहन में है। इस पर क्या सोचना चाहिए लोगों को, आप क्या कहते हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आपने नाम लिया है, वो एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं और अयोध्या में भी उनका बहुत वो प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि संभवतः उन्होंने इस प्रकार का कोई व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए नहीं कहा होगा। कदाचित धनराशि के बारे में उनका अनुमान होगा कि बहुत बड़ी धनराशि है, और तो किसी प्रकार की टिप्पणी मेरे कई और जैसे अब कमल नयन दास जी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी जो जांच है वो निष्पक्ष रहे, मतलब कहीं ये लग रहा था जैसे उनको ये संदेह हो रहा है कि जांच ठीक से होगी कि नहीं। एक तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एसआईटी को लेकर आपका, क्योंकि सीबीआई की बात भी की जा रही थी, वो जांच होनी चाहिए, क्या एसआईटी की जांच अपने आप में इतनी पर्याप्त होगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए, एसआईटी दो प्रकार की जांच करेगी। एक तो 15 दिन में एसआईटी को कार्य करना है। आप मान के चलें कि ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में तो नहीं हो सकता। एसआईटी पहले तो यह देखेगी कि क्या कोई अपराध हुआ है या नहीं। यदि अपराध हुआ है तो किन कारणों से हुआ और कितना अनुमानित धनराशि का कोई आकलन किया जा सके तो वो आकलन होगा। और दूसरा, एसआईटी यह देखेगी कि आगे सुधार क्या हो, किस प्रकार अब इस पुनरावृत्ति ना हो, उस पर उसको विचार करना होगा। तो मतलब केवल दोष और दोषियों को पकड़े जाने तक सीमित नहीं है, सुधार के बारे में भी एसआईटी को सोचना है। सुधार पे ज़्यादा सोचना है। दोषियों को पकड़े जाने की तो देखिए कानूनन स्थिति तब आएगी जब एफआईआर हो जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आने लगेंगे। तो सर जो आपने कहा कि जो विंडो है 15 डेज, इसमें तो हो नहीं सकता, ये नहीं, लेकिन है तो ये 15 दिन की ही मियाद, तो क्या यह हेस्टिली होगा, ये इसको त्वरित कहा जाएगा या जल्दबाजी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा अगर 15? नहीं, जो अपेक्षाएं हैं वो बड़ी स्पष्ट हैं। जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, टर्म ऑफ रेफरेंस में है कि यह जांच करके बताए कि किस प्रकार की, किस प्रकृति की अपराध हुआ है और उसका एक आयाम क्या है, और कैसी व्यवस्था की जाए कि इस प्रकार के घटनाएं नहीं हों। तो ये जांच 15 दिन में तो अपराध को तय नहीं कर सकती। ऐसे कोई कागज नहीं बन सकते कि चार्जशीट कोर्ट में चली जाए। उसके लिए तो एक टोटल, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर जो कन्वर्ट होगी एफआईआर में, उसके बाद नियमित पुलिस इसकी जांच करके और आगे की कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है जून के पहले हफ्ते में ये बातें होनी शुरू हुई थी सर। मुझे ये भी लगता है कि आपकी जानकारी में शायद 5-6 तारीख के आसपास ये मामला उस तरह से आया होगा जैसा। ये आपको क्या लगता है सर, मतलब आपके तजुर्बे की बात मैं कह रहा हूँ, इसको मैं आधिकारिक रूप से आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपका तजुर्बा क्या कहता है? ये जो सामने आ रहा है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है या जो सामने आ गया है उसी के क्वांटम के आसपास ही ये गड़बड़ हुआ है? देखिए, पिछले 3 वर्षों का मैंने आंकड़े मांगे कि कितनी धनराशि प्रतिमास डोनेशन के रूप में आई है। तो ये 10 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ के बीच में वेरी करती है। किसी मास में 4, किसी में 5, किसी में 6।
तो ये जो है वेरिएशन, इसको फिर मैंने लिंक करने की कोशिश की, उस माह में कितने लोग दर्शन करने आए। तो जो पैटर्न है वो तो इस तरह इमर्ज करता है कि जब दर्शनार्थी बढ़े तो धनराशि भी आई है। लेकिन फिर भी ये बड़ा कठिन है कहना कि ये कब से चल रहा था। उसको निष्कर्ष निकालने में समय लग सकता है। तो यहीं पर एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ सर। संतोष दुबे जी का कहना ये है, और उन्होंने तो गोली भी खाई है और कहते हैं कि वो उसके ढांचे के नीचे दब गए थे, 17 हड्डियाँ उनकी टूट गई थी। वो कहते हैं बस राम जी की कृपा से ही मैं जीवित हूँ। उनका कहना यह है कि बहुत सारे बेशकीमती धातुओं की ईंट भी लोगों की तरफ से देश दुनिया से भेजी गई थी, तब जब शिलाएं भेजी जा रही थी भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए। और उनमें से उनका ये कहना है कि 1200 से ज़्यादा ऐसी शिलाएं गायब हैं, और उनमें से तो कई रत्न जटित बहुमूल्य उसमें हीरे जवाहरात भी लगे हुए थे। इस विषय में आपका नज़रिया क्या है? मैं 2020 से लगभग हर माह में 2 बार गया हूँ, और मैंने वो एक वर्कशॉप है वहाँ देखा जहाँ की प्रत्येक गांव से जो ईंट आई थी और जिसमें श्री राम लिखा हुआ है वो वहाँ रखी हुई थी। और वहीं पे मुझे बताया जाता है कि 97 से सिंघल जी ने ये योजना बनाई थी कि हम जो पत्थर लगाएंगे तो पत्थर की नक्काशी भी वहाँ हुई, वो कार्व्ड पत्थर भी वहाँ थे। तो ये जो ईंट थी गांव से आई, ये तो सारी इस्तेमाल हुई इस सेंस में कि इसको फाउंडेशन में डाल दिया गया क्योंकि ये गांव का योगदान था। तो ट्रस्ट ने निर्णय लिया हम इसको फाउंडेशन में ही लगाएंगे। लेकिन इसमें कभी चर्चा में ये नहीं था कि कोई हीरे जवाहरात का ईंट होगा। अगर वो आया होगा कभी 2020 से तो मैंने नहीं सुना, अगर पहले आया हो गांव से तो निश्चित रूप से उसका हिसाब मैं अनुमान कर सकता हूं कि जरूर हुआ होगा। और अगर 1250 ईंट हीरे जवाहरात से जुड़े हुए वहाँ पर दिए गए हैं तो उसकी तो बहुमूल्य धनराशि हो। बिल्कुल। उसको तो एसबीआई के नॉर्मल जो उनका है होता है, हाँ, उसमें वो रख भी शायद नहीं सकेंगे और उसको रिजर्व बैंक भेजना होगा। इसलिए जरा कठिन लगता है मुझे। लेकिन यह बात चूंकि चंपत राय जी ही देखते थे, वह इस पर अधिक प्रकाश। सर मैंने आपको इस दौरान 3-4 बार जब आप इस काम को कर रहे थे, मुझे लगता है जो नलनील के हिस्से आया वो उस तरीके का यश आपके हिस्से आया और मैंने देखा आपने दिन रात एक करके, क्योंकि आप समय अवधि के अंदर आपको पूर्ण करना था तो आपने किया। और मैंने ये भी देखा किस तरीके से आप एक एक बारीक चीज़ का वहाँ ध्यान रखते हुए कंस्ट्रक्शन देख रहे थे। आपने इतनी बारीकियों का ध्यान रखा और मर्यादा पुरुषोत्तम का वो मंदिर जो सनातन का प्रतिमान है वो भव्य रूप में अपनी जगह पर, हालांकि अभी भी काम बाकी है परकोटे का, म्यूजियम का, लेकिन आपने उसको इंश्योर किया। ये जो उसके साथ हो गया, ये एक तरीके से समझ लीजिए जो ये ब्लॉट लगा आपको कष्ट देता है? सभी को कष्ट दे रहा है। कष्ट तो सबको दे रहा है, लेकिन आप जिस भूमिका में वहां जुड़े रहे। जी, हम लोग तो बिल्कुल उससे जुड़े हुए थे। और वहाँ की जैसे होता है ना, एक ब्रीदिंग स्पॉट मिलता है आपको, तो वहाँ तो ब्रीदिंग स्पॉट था हम लोगों के लिए। और अगर उस ब्रीदिंग स्पॉट को किसी तरीके से हम रोकते हैं तो जो शरीर को कष्ट होगा, ऐसा ही हम लोगों को भी महसूस हो रहा है। सडनली ये चुनौती आ गई है कि हम लोग कैसे इससे फिर से उभर कर श्रद्धालुओं का विश्वास प्राप्त करें।